नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 29 मिनट का मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश, एक जला हुआ फूका हुआ भाषण, जो एक ऐसे नेता का भाषण जो कि अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है, माताओं बहनों और जितनी नारियां हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म्स पार्टी है। वो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश मोदी जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बिल का और कोई मकसद नहीं था सिवाय इसके कि नारियों को एम्पावर करना, नारियों को सशक्तिकरण करना, राज्यों को और बढ़ावा देना। लेकिन कांग्रेस और उनके जो साथी हैं वो दलगत राजनीति में फंसकर उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि दलहित इनके लिए सब कुछ है, देश हित को उन्होंने बहुत दूर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ये सारा खेल देख रही है और ये जो पाप किया है कांग्रेस और बाकी दलों ने, इस पाप का उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हर नारी के मन में ये कसक रहेगी। जब जब इन नेताओं को, यानी कि विपक्षी नेताओं को नारियां देखेंगी तो कोसेंगी। इस बात को ये कहा गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले लिया और उन्होंने कहा कि इस पाप की सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने संविधान का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि सजा से बच नहीं पाएगा विपक्ष। नारी का हक 21वीं सदी में सब नारियों को पता होता है कि क्या इश्यूज हैं और नए अवसर हम देने की कोशिश नारियों को कर रहे थे और उसमें बाधा डालने का काम विपक्ष ने किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चाहे दक्षिण हो चाहे पूरब पश्चिम, हम हर राज्य को समान के प्रति समान वृद्धि का प्रयास कर रहे थे और सब राज्यों को अधिक शक्ति देने का काम कर रहे थे, समान अनुपात से शक्ति देने का काम कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इस पहल की भ्रूण हत्या कर दी, यानी कि भ्रूण में ही मार दिया गया इस सपने को। और साथ में उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के अपराधी हैं ये विपक्षी दल। कांग्रेस में खास निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के आरक्षण के विरुद्ध रही है और जितनी बार महिला आरक्षण की बात इसके पहले भी आई है तब तब कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का काम किया है, केवल झूठ बोला है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। यही असली चेहरा है विपक्षी पार्टियों का। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत उम्मीद थी और मैंने सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस अवसर को खो दिया। फिर उसके बाद जो कांग्रेस को उन्होंने जी भर के गालियां बकने का काम किया। आप ये सोचिए कि 4 दिन बाद 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल का पहला फेज का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है और आज क्या तारीख है? आज 18 तारीख हो गई। 19, 20, 21, 22, यानी कि 4 दिन पहले पब्लिक ब्रॉडकास्टर का इस्तेमाल करके मोदी जी आचार संहिता की किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे थे आज इस 29 मिनट के भाषण में, ये ना गोदी मीडिया को दिखेगा और दूरदर्शन को तो कभी दिखेगा नहीं। क्या आज चुनाव आयोग अंधा है? ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस ने अपना वजूद खो दिया है और कांग्रेस के साथ साथ जो रीजनल पार्टीज उसका साथ दे रही हैं, जो क्षेत्रीय दल, वो भी बिल्कुल अंधकार में चली जाएंगी। और कुतर्क ये विपक्षी पार्टीज गढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई टेक्निकल पेच लेकर आ जाते हैं और ये एक भद्दा पैटर्न विपक्षी दलों ने बना लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नारी शक्ति वंदे अधिनियम अगर आता तो ये जो जो दलगत पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका वजूद खत्म हो जाता, क्योंकि बाहर से महिलाएं आने वाली थी और परिसीमन के बाद ज्यादा सीट्स मिलती और बाहर के महिलाओं आ जाती, तो ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं इनके वजूद पर इसका असर पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी है और उन्होंने कहा कि हर चीज खारिज करने का काम कांग्रेस करती है। नेगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है, चाहे जनधन हो, चाहे मोबाइल हो, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, एक लंबी लिस्ट थी, यूसीसी और रिफॉर्म्स विरोधी ये एक पार्टी है। चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने की बात हो, वक्फ बोर्ड, सीईए, कांग्रेस को लटकाना भटकाना आता है और उन्होंने ये सारी बातें कही। साथ में उन्होंने कहा कि आधी आबादी को हक मिल जाए, यही मैंने सोचा था और आज मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि वो हक उनको नहीं मिल पाया और नारी शक्ति की भागीदारी में चाहता था। मेरे सारे प्रयास सफल नहीं हो पाए क्योंकि 60% वोट हमारे साथ नहीं था, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। और उन्होंने यही कहा कि आत्मबल अजय है नारियों का और एक तरीके से कांग्रेस को कोसने का
जो रीजनल पार्टीज हैं उनको अलग थलग करने का काम इस भाषण में किया है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस स्पीच को एनालाइज करने के लिए। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 29 मिनट के भाषण की सबसे बड़ी हाईलाइट आपके हिसाब से सिद्धार्थ क्या थी जी? सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि ये जो भी प्रचार हुआ था 29 मिनट का भाषण, ये भारत के प्रधानमंत्री के फेसबुक हैंडल से उस समय लाइव नहीं चला था। ये चला था नरेंद्र मोदी जी नाम के भाजपा के प्रचारक, प्रमुख प्रचारक के व्यक्तिगत फेसबुक पेज के हैंडल से। दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने फेसबुक पेज पे इसको नहीं चला रहे थे लाइव, बल्कि नरेंद्र मोदी जी नाम के जो भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, उनके जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, वो अपने पेज से चला रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि असल में हुआ यह है कि ट्रंप के ट्वीट और मोदी जी के जुमले, ये दोनों को ना अब लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, जनता नहीं दे रही है। क्योंकि न तो 15 लाख हर खाते में आए, न पेट्रोल 40 रुपए का हुआ, न किसानों की आय दुगनी हुई, और बेटी बचाओ का नारा देने वाले बीजेपी के मंत्री एप्स्टीन की हवेली में गए, ऐसा वो खुद मान रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये लोग जो बोलते हैं उसको लोग बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। इन्होंने एक चर्चा जिस चीज की नहीं की, लेकिन जिस चीज को ये कहना चाह रहे थे, और जो सबसे बड़ा न्यूज बना है पूरे पिछले 4-5 दिन में, कि ये जो परिसीमन का बिल है, जिसको कि डीलिमिटेशन बिल कहा गया है, वो कल गिर गया लोकसभा में। वो इसीलिए गिरा क्योंकि 10 राज्यों के सीट जो हैं वो घट रहे थे। 10 राज्य जो हैं जिनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपनी लिपि है, यहाँ तक कि वो लिखावट भी उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। जिस तरह से पंजाब है, असम है, बंगाल है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन सब की जो अपनी भाषा, अपनी लिपि है। इसके अलावा में छोटे छोटे राज्य हैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसमें पौंडीचेरी भी आता है, गोवा भी आता है, उत्तर पूर्व के कई राज्य आते हैं। लेकिन इन सब राज्यों की जिनकी अपनी बोली, अपनी भाषा है, उनका ये मानना था कि आप ये जो परिसीमन कर रहे हैं उसमें राज्यों को घाटा होने वाला है, राज्यों की संख्या घटने वाली है। इन्होंने आज भाषण में ये भी कहा कि कहीं अनुपात वही रहता। अनुपात की बात नहीं होती है। अनुपात के मामले में अगर देखिए, इन्होंने अनुपात का शब्द का इस्तेमाल किया अपने 29 मिनट के भाषण में। जब डिलिमिटेशन बिल की इन्होंने चर्चा की तो इन्होंने कहा अनुपात वही रहता। बात अनुपात की नहीं है। 50 ओवर में 300 रन अगर किसी टीम को बनाने का टारगेट दिया जाए, और वो टीम कहे कि नहीं नहीं, इसका मतलब तो एवरेज 6 रन प्रति ओवर है, इसीलिए मैं एक ही ओवर बैटिंग करूंगा और 6 रन सिद्धार्थ, एक मैं ओवर में बना चाहती लूंगा। हूँ, वो परिसीमन और उसके तो टेक्निकल डिटेल्स पे हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी जी के भाषण के टोन एंड टेनर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पर शौक, मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर बात करिए। क्योंकि कल जिस तरीके की हार पहली बार उन्होंने 12 साल में देखी है, ऐसा लग रहा था कि वो हार उनके चेहरे पर लिखी हुई है, वो पचा नहीं पा रहे हैं इस हार को। क्या आपको ऐसा नहीं लगा देख के इस 29 मिनट के भाषण में? ये पूरा का पूरा जो इनका पिछले 12 साल से 56 इंच के शेर का एक जो इनका अपने आप में एक छवि थी, वो छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, पूरी तरह से धूमिल हो गई है। क्योंकि इस सरकार का तो छोड़िए, 1990 के बाद से, मतलब पिछले 36 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार कोई बिल लाई है और वो सरकार उस बिल को पास नहीं करवा पा रही। 36 साल हो गए, 1990 के बाद से अभी तक भारत में दक्षिणपंथी सरकारें भी रही, मध्यम मार्गी सरकारें भी रही, और वामपंथी सरकारें भी रही। 1996 में जो सरकार थी देवेगौड़ा और गुजराल वाली, वो वामपंथी दलों के सहयोग से बनी थी। वाजपेयी जी की सरकार 99 में जो दक्षिणपंथी थी, उसके बाद यूपीए 2 बार जो था वो मध्यम मार्गी थी। तो पिछले 36 साल में भारत में मध्यम मार्गी, दक्षिणपंथी और क्या कहते हैं वामपंथी, तीनों ही दलों की सरकारें बन चुकी है। एक भी बिल सरकार के द्वारा लाया हुआ नहीं गिरा। ये बिल गिर गया। इसका मतलब ये है कि इनकी जो 56 इंच के शेर वाली जो एक बहुत बड़ी छवि थी, वो छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई है। वो धूमिल हो गई है, इसीलिए उनको किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना था। लेकिन आप अगर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि विपक्ष इस चीज को पास होने नहीं दिया, इसका मतलब तो आप मान रहे हैं आज कि भारत में सरकार से ज्यादा मजबूत तो विपक्ष है। तो अगर सरकार से ज्यादा मजबूत विपक्ष है, और आप खुद ये मान रहे हैं कि आपका लाया हुआ बिल विपक्ष ने गिरा दिया, इसका मतलब आप जब खुद मान रहे हैं कि विपक्ष मजबूत है, इसका मतलब आप खुद कह रहे हैं कि उन आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास सरकार चलाने का इकबाल नहीं है। तो अगर इकबाल नहीं है,
तो मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि इस बिल में हारने के बाद, अक्सर ऐसा होता है, वाजपेयी जी भी जब कोई बिल लाए थे और वो नहीं ला पाए थे तो उन्होंने कह दिया कि हम मध्यावधि चुनाव करवाएंगे। तो मैं तो ये मान रहा था कि इस विषय को लेके भाजपा मध्यावधि चुनाव करवाएगी, कि भैया मेरे पास, मैं एक बिल लाया था और वो बिल में पास नहीं करवा सका, इसीलिए मेरे ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा, मुझे सदन में ताकत नहीं रही, तो मैं वापस लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेके चुनाव में जाऊंगा। इस मुद्दे को लेके चुनाव में जाना चाहिए था उनको, इसमें इसमें बुरा क्या है? अगर इनको लगता है कि ये मुद्दा इतना प्रमुख है और विपक्ष ने इस चीज को नहीं करने दिया, और विपक्ष को आप बहुत मजबूत आप मानने मानने लग गए हैं, यू आर एडमिटिंग दैट द ऑपोजिशन इज मोर पावरफुल देन द रूलिंग पार्टी टुडे। अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो आपको तो मध्यावधि चुनाव घोषित कर देना चाहिए था और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ जाना चाहिए था। आप इस चुनाव को क्यों नहीं लड़े? क्योंकि आप अगर ठीक से देखिए तो ये जो चर्चा ये बार बार कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, तो महिला आरक्षण बिल कहाँ है? ये तो सुबह से शीघ्रम है। महिला आरक्षण बिल 16 अप्रैल 2026, मतलब परसों 2 दिन पहले की तारीख पे कानून बन चुका है। इस देश में 33% महिलाओं को आरक्षण है। तो जब आरक्षण है तो भाजपा एक मध्यावधि चुनाव करवा देती, और उस मध्यावधि चुनाव में जो भी होता है 181 सीटें तो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती। लोकसभा में महिलाएं 181, 33% आ जाती, वो किसी भी दल की आए, बीजेपी की आए या किसी भी दल की आए, 181 तो पक्का आ जाती। तो ये वैसा क्यों नहीं किए? या फिर अगर इनको इनको अगर लगता है भाजपा की महिलाओं के प्रति इनको बहुत निष्ठा है, तो अभी इनको, कोई भी सरकार 5 साल के लिए रहती है, 5 साल का मतलब 60 महीना होता है, एक तिहाई का मतलब 20 महीना होता है। इनको सरकार बनाए हुए 2024 से 20-21 महीना हो गया। अभी कल कल की तारीख में भाजपा से ही किसी महिला को प्रधानमंत्री बना दीजिए अगले 20 महीने के लिए, 33%, 20 महीने के लिए महिला को प्रधानमंत्री आप बना सकते थे। आप वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही यह है कि भ्रामक प्रचार ये करने की कोशिश किए हैं, और इनको पता था कि ये पूरा का पूरा प्रचार भ्रामक है। ये कहीं पर भी जो कल बिल गिरा, ये जो बिल गिरा, ये डीलिमिटेशन का बिल था। डीलिमिटेशन का मतलब आप लोकसभा में 540 से 850 सीटें कर रहे थे, और अगर 850 सीटें करेंगे तो कहां पर कितनी जनसंख्या है, पहले आपको सेंसस करना पड़ेगा, जनसंख्या का गिनती करनी पड़ेगी। तो जनसंख्या की गिनती किए बगैर आप 850 सीट कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ये बिल गिरा। विपक्ष ने कहा कि आप सेंसस कीजिए और सेंसस करने के बाद 850 सीट कीजिए। आप कह रहे हैं कि आप सेंसस ही नहीं करेंगे, 850 सीट कर देंगे। आप कह रहे हैं जातिगत गणना ही नहीं करेंगे, 850 सीट कर देंगे। आप कह रहे हैं कि परिसीमन ही नहीं करेंगे, हम 850 सीट कर देंगे। तो विपक्ष ने जो ये पूरा का पूरा कानून गिराया, वो इसीलिए गिराया क्योंकि भाजपा 850 सीटें कर रही थी। इन्होंने उसको आज जो पिच किया, उसको स्पिन देने की कोशिश की कि ये कोई महिला आरक्षण बिल गिर गया है। मुझे बताइए कि कल ही के तारीख में, मेरे ख्याल से आपको इसको इसको इस कार्यक्रम में उसका गैजेट नोटिफिकेशन जो है उसको जनता को दिखा देना चाहिए, जनगण मन के दर्शकों को, कि 16 अप्रैल 2026, मतलब 2 दिन पहले, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में पास हुआ था, वो गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका है, आज की तारीख में कानून है। तो मुझे बताइए, एक आदमी जो जी रहा है वो कैसे कह सकता है कि वो अभी पैदा नहीं हुआ है? जो महिला आरक्षण बिल आज की तारीख में कानून बन गया है, उसको कोई भी आदमी टीवी पर आके कैसे कह सकता है कि वो बिल गिर गया है? वो बिल तो नहीं गिरा, गिरा कोई दूसरा बिल। आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ही है कि आपको, अगर अनुपात की आप बात कर रहे हैं, और इन्होंने डिलिमिटेशन के मामले में अनुपात की बात की, अनुपात से कुछ नहीं होता है, संख्या बल का बात होता है। अगर अनुपात की बात कीजिए तो भाजपा को तो आज 40% लोकसभा में वोट है, 60% वोट तो भाजपा के विरुद्ध में है। तो अनुपातिक तौर से तो भाजपा को सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, अनुपातिक तौर पर तो विपक्ष को सरकार बननी चाहिए थी। लेकिन संख्या, सरकार बनती है अनुपात से नहीं, सरकार बनती है नंबर ऑफ सीट से, कितनी किसको कितनी सीटें आई उस मामले में। क्योंकि भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें आई और एनडीए को बहुमत आया, भले उनका वोट प्रतिशत अनुपात में कम था। तो ये अनुपात की चर्चा आप कैसे कर रहे हैं, जो चीज रूल बुक में है ही नहीं? मतलब जो जिस खेल में आप क्रिकेट के खेल में फुटबॉल का गोल की चर्चा कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही चर्चा हो गई कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और पूछ रहे हैं कितना गोल हुआ। ये गोल होने का खेल ही नहीं है, ये तो विकेट लेने का खेल या तो रन बनाने का खेल है। और अनुपात के मामले में अगर बात कीजिए तो एक अनुपात होता है कि किसी टीम ने 50 ओवर में 300 रन बनाए, दूसरी टीम कहे कि अनुपात तो 6 रन प्रति ओवर का है, इसलिए मैं एक ही ओवर खेलूंगा और 6 रन बनाने की कोशिश करूंगा। तो 50 ओवर में 300 रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक ओवर में 6 बॉल में 6 रन बनाना बहुत आसान होता है, अनुपात वही रह जाता है। तो ये अनुपात की चर्चा ये जो कर रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि इनको कहीं ना कहीं ये पता लग गया है
कि जब से एप्स्टीन फाइल की चर्चा आई है, ध्यान में रखिएगा नीलू जी, आज दुनिया में जो समस्या हो रही है ना, ट्रंप साहब ईरान पर हमला इसीलिए किए हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है। ये आज कल बिल गिरा है डिलिमिटेशन का, आज कह रहे हैं कि नारी शक्ति अभिवंदन, क्या कहते हैं, शक्ति वंदन बिल गिर गया है, जबकि वो बिल आज की तारीख में कानून है। जो कानून है वो गिर कैसे गया है? मतलब एक आदमी जिंदा है, उसको आप कह रहे हैं कि उसको डेथ सर्टिफिकेट आपने दे दिया। जो चीज जिंदा है वो मरी हुई कैसे है? एक ही साथ एक आदमी जिंदा और मुर्दा तो नहीं रह सकता। तो नारी शक्ति अभिवंदन या वंदन जो बिल है, वो अगर 16 अप्रैल 2023 को कानून बन चुका है, 33% महिलाओं को इस देश में आरक्षण, सिर्फ लोकसभा में नहीं विधानसभाओं तक में आरक्षण घोषित हो चुका है, तो आपको तो चुनाव करवा देना चाहिए था। आज की तारीख में तो आपको घोषित करना था कि मैं कल एक डिलिमिटेशन का बिल लाया था, अच्छे इच्छा से लाया था, लेकिन राज्यों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो बिल गिर गया। इसीलिए इसका मतलब है मेरी ताकत नहीं रही, लोगों का विश्वास मुझे नहीं रहा, इसी विषय को लेकर मैं चुनाव में जा रहा हूं। तो इनको तो आज मध्यावधि चुनाव घोषित करवाने चाहिए थे। इन्होंने मध्यावधि नहीं, चुनाव घोषित सबको नहीं ये किया। लग रहा था उल्टा कह रहे इनफैक्ट। हैं नहीं, उल्टा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गड़बड़ की, डीएमके गड़बड़ किया। इसका मतलब डीएमके अगर इतना ताकतवर है तो आप काहे के लिए बैठे हुए सत्ता में? अगर डीएमके इतना पावरफुल है। आपको ये नहीं लगता कि आज एक तरीके से 29 मिनट के भाषण में मोदी जी ने मान लिया कि भाई अब हम किसी लायक नहीं है, सरकार चलाने का काम बीजेपी नहीं कांग्रेस कर रही है? आज बताइए, एलओपी के घर के सामने बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये तो बिल्कुल उल्टी चाल चल चल रही है। तो मतलब मोदी जी मान रहे हैं इस बात को कि भाई अब कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो गई है, सरकार चलाने का काम बीजेपी नहीं कर रही है बल्कि कांग्रेस कर रही है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये बात विपक्ष की नहीं है किसी बात, इनको समस्या आ गई है एप्स्टीन फाइल की। वहीं आ रहे हैं, ईरान पर भी ट्रंप साहब ने हमला किया क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम आया। और भाजपा जो कि अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी बोलती है, उसके मंत्री खुद आज बोल रहे हैं कि मैं एप्स्टीन की हवेली पर गया था। वो एप्स्टीन की हवेली वो एक जगह है जहां पर कि 9 साल के बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है। और आप अगर इस तरह की बात कहते हैं तो ये चीज ना जनता के बीच में, ये लोगों को समझ में आ गया है कि भाजपा चाल चरित्र और चेहरा बोलती तो है लेकिन वो है नहीं। बेटी बचाओ इनका नारा तो है, लेकिन 12 साल पहले इस देश में 10,000 महिलाओं पर, 4 महिलाओं पर अपराध होते थे, आज वो 7 महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं। इसका मतलब भाजपा का बेटी बचाओ का नारा जो है वो नारा नहीं है, वो नारियों का, महिलाओं का उत्पीड़न ज्यादा होता है। भाजपा के राज में उत्पीड़न होता है। तो ये जो लेबल उनके सर पे चिपक गया था, उस लेबल को हटाने की कोशिश करने में इन्होंने लाया तो बिल डिलिमिटेशन के नाम से, लेकिन उसमें वो बिल गिर गया, तो उसके ऊपर बचने की कोशिश करने के लिए इसमें महिलाओं का नाम ले रहे हैं। इसी को मैं कहता हूं कि आप इस चीज से बच नहीं सकते। आप, ये महिला बिल गिरा ही नहीं है, महिला महिला कानून, महिलाओं का आरक्षण 33% आज की तारीख में इस देश में कानून है। जो नहीं, चीज कानून है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये कानून गिर गया? सिद्धार्थ, क्या इस भाषण को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी भी अब कॉन्फिडेंट नहीं है मोदी जी को लेके, और वो ये बात अपने 29 मिनट के भाषण में झलक रही थी कि भाइयों और बहनों, बस वो ये बोले नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गालियों की बौछार कांग्रेस को दी और कांग्रेस के बारे में कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंडरलाइन मीनिंग है कि भाई मेरे बस का अब कुछ नहीं है, मैं किसी लायक नहीं बचा, बीजेपी का मुझ में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, और अब एक तरीके से मैं प्रधानमंत्री के लायक भी नहीं हूं। नहीं, एक बब्बर शेर अगर कहता है, एक बब्बर शेर जो कि भाजपा अपने आप को कहती है बब्बर शेर है, 56 इंची शेर है, अगर एक बब्बर शेर कह रहा है कि 10-20 मधुमक्खियां आई थी और वो मुझे परेशान कर रही हैं, मैं क्या करूं, मैं जंगल का राजा, मैं नहीं, मैं बहुत मजबूर हूं, तो मधुमक्खियां तो बोलेंगी ना, तो फिर जंगल का राजा तुम क्यों हो? जब इन्होंने आप 29 मिनट की का भाषण दिया ना प्रधान जी ने, मैं सुन रहा था उसको, उसमें उन्होंने सारे, खास करके जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, वहां के क्षेत्रीय दलों का नाम भी लिया उन्होंने, डीएमके का भी नाम लिया उन्होंने, टीएमसी का भी नाम लिया, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी 37 सीट उनको है, समाजवादी पार्टी, इनका नाम लिया कि इन लोगों को विलन विलन बनाने की कोशिश की। तो मुझे बताइए, बब्बर शेर आप हैं, आप कह रहे हैं कि आप विश्व गुरु हैं, आप कहते हैं कि जिसको मन होता है हम उसको टाइट कर देते हैं, देश दुनिया के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि आप बहुत मजबूर हैं।
तो बब्बर शेर, अगर आप बब्बर शेर हैं तो मजबूर कैसे हैं, और अगर आप मजबूर हैं तो फिर बब्बर शेर कैसे हैं, सवाल तो ये उठ जाता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को अब ये पता लग गया है कि एप्स्टीन फाइल बहुत नीचे तक जाके लोगों के जहन में बैठ गई है। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा और बेटी बचाओ का नारा पूरी तरह से धूल फांक चुका है लोगों के नजर में। यहाँ तक कि भाजपा के खुद के समर्थक भी अब ये नहीं मान रहे हैं कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा कुछ अलग है। भाजपा का कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज है। अगर भाजपा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता तो जो सांस्कृतिक होता है वो एप्स्टीन की हवेली में नहीं जाता, और जो राष्ट्रवादी होता है वो, जिस दिन आपकी सेना 10 मई को एक हाथ में एक मुट्ठी में पीओके और दूसरी मुट्ठी में अखंड भारत करके रखी थी, आप अगर राष्ट्रवादी होते तो उस दिन विदेशी गोरे ट्रंप की बात सुन के सीज फायर नहीं करते। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बीजेपी का जो नारा था या उसकी जो छवि थी या उस पर जो बीजेपी के ही समर्थकों का भरोसा था, वो पूरी तरह से एप्स्टीन फाइल और ट्रंप साहब के सीज फायर ने क्योंकि खत्म कर दिया था। और दिनों दिन वो लोगों के अंदर जो उनके क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसे डिसएंचेंटमेंट कहते हैं, लोगों के अंदर जो उनके भाजपा के समर्थकों के अंदर ही भाजपा के प्रति जो रुष्टता थी, वो जो अंदर उनका दुख था, वो नहीं, लेकिन वो इस कम अब भाषण को नहीं हो रहा लेके, था। इसीलिए किसी दूसरे को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो 56 इंच का प्रधानमंत्री था, आज तो ये इसने अपनी हार मान ली एक तरीके से 29 मिनट के भाषण में। आज जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इस भाषण को सुन के क्या करेंगे? वो तो अपने बिलों में घुस जाएंगे कि भाई हमारा 56 इंच प्रधानमंत्री तो ये एक तरीके से कह रहा है कि कांग्रेस ही चला रही है सरकार। कांग्रेस इतनी ताकतवर हो गई है कि भाई हमारी तो अब कोई सुन ही नहीं रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। एक तरीके से मुझे तो यही इंप्रेशन लग रहा था। हाँ, साथ में मुझे ये भी उसका एक अर्थ मिला, इन्होंने 2-3 बार बोला, बहुत सारे इन्होंने कांग्रेस को तो सबसे ज्यादा उसको क्या कहते हैं कोसा ही, लेकिन साथ में सिर्फ कांग्रेस को नहीं कोसा, क्षेत्रीय दलों को भी कोसा, और साथ में ये भी कहा कि क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत होते हैं। इसका मतलब पहली बार भाजपा को अब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो बिल गिरा है, ये जो कल जो डिलिमिटेशन का बिल गिरा है, ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस अकेले रहती तो ये नहीं गिरा सकती थी। ये बिल पास होने के लिए 360 सीटों की जरूरत थी 540 में से। कांग्रेस के पास अगर 100 सीट भी है तो 440 सीट बीजेपी को आ सकती थी, कांग्रेस विरोध भी करती तो ये जो बिल कल गिरा, ये सिर्फ कांग्रेस के चलते नहीं गिरा, ये बिल गिरा है बहुत मजबूत क्षेत्रीय दलों के चलते, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश की, चाहे वो बंगाल की टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो आपके तमिलनाडु की। तो ये सब जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, बहुत मजबूत दल हैं। ये शिवसेना भी है महाराष्ट्र में, आपके एनसीपी भी है महाराष्ट्र में। इस तरह की जिन पार्टियों ने मजबूत क्षेत्रीय दलों ने क्योंकि इसको गिराया, ये कांग्रेस ने अकेले ने नहीं गिराया है। ये गिरा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दल सबसे ज्यादा संख्या में थे। क्योंकि कल जो वोट गिरा है नीलू जी, इसके खिलाफ में 230 वोट गिरे हैं इस बिल के खिलाफ में, डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ में, मतलब राज्यों की सीट को हथियाने की जो कोशिश की थी उसमें 230 वोट गिरे थे इसके विपक्ष में। कांग्रेस के पास सिर्फ 100 सीट हैं, इसका मतलब 130 सीट, 130 वोट जो विपक्ष में भाजपा के गिरे, ये तो क्षेत्रीय दल के गिरे, मतलब कांग्रेस से बड़ा है। तो भाजपा को पहली बार मालूम पड़ रहा है कि क्षेत्रीय दल इतने हम ताकतवर हैं। तो ये जो आज ये कोशिश कर रहे थे, ये अपनी खींच निकाल रहे थे कि मैं हूं तो बब्बर शेर, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर बब्बर शेर हूं। और मुझे किसने हराया? तो मुझे मधुमक्खियों ने हरा दिया। तो अभी बताइए कि शेर अगर बोले कि मधुमक्खियों से मैं हार गया, तो बब्बर शेर आप काहे के हैं? मधुमक्खी अपने आप को शेर घोषित कर लेगी, अब जंगल का राजा घोषित कर लेगी। तो मेरे ख्याल से ये भाजपा के लिए एक अपनी हार को मानने का, एक खिसियाहट को कहने का, और ये मानने का कि मैं अब 56 इंच का शेर नहीं रहा, लेकिन सत्ता पे क्योंकि मुझे अभी बैठा रहना है, इसीलिए अब मैं अपने आप को बोलूंगा कि देखो, मैं शेर तो हूं लेकिन बहुत मजबूर शेर हूं। इसीलिए तुम मधुमक्खी के साथ में मत जाओ, मजबूर शेर हूं। कल तक तुम मुझसे डरते थे, इसीलिए मेरे साथ रहते थे, आज से मेरे ऊपर दया करो, क्योंकि हूं तो शेर ही ना। भले लंगड़ा शेर हूं, भले लूला शेर हूं, भले अंधा शेर हूं, भले बहरा शेर हूं, लेकिन हूं तो शेर ना। मैं जी। चल नहीं पाता हूँ, मैं शिकार कर नहीं पाता हूँ, लेकिन हूँ शेर। और आप क्योंकि शेर को वोट किए थे, इसीलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, हारा हूं मैं मधुमक्खियों से, लेकिन हूँ शेर। इसीलिए कम से कम शेर के नाते हमें समर्थन कीजिए। लेकिन जंगल का जब राजा होता है
वो जो बाकी जानवर होते हैं वो शेर को इसीलिए वोट नहीं करते, या शेर इसीलिए जंगल का राजा नहीं बनता है क्योंकि वो शेर है। वो जंगल का राजा इसीलिए बनता है क्योंकि उसको बाकी जानवरों को कंट्रोल करने का, बाकी जानवरों को साथ में ले चलने की क्षमता है। तो अगर बाकी जानवरों को मधुमक्खियां साथ में ले जाएंगी तो कल कल को जंगल शेर के बदले मधुमक्खियों का जंगल, मधुमक्खियों को जंगल का राजा घोषित कर देगा। तो ये ना घोषित करे, कम से कम मैं शेर हूँ, लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, बहरा हूँ, हूँ कम से कम शेर, इसीलिए मेरे साथ रहो। ये एक तरह से अंतिम अब तो कोशिश मुझे लग थी रहा है भाजपा कि के अपने भाजपा के अपने ही समर्थकों को बचा लेने की अंतिम कोशिश थी मेरे अब तो ख्याल से। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि दूरदर्शन पे, क्योंकि ये स्पीच गई है, तो अब क्योंकि बबर शेर कितने बड़े बबर शेर हैं ये तो खुद ही उन्होंने साबित कर दिया। हो सकता है ज्ञानेश कुमार को हिम्मत आ जाए और नोटिस भेज दे कि भाई दूरदर्शन ने कैसे दिखा दिया ये स्पीच, ये प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, ये भी हो सकता है। चलते चलते बस आखिरी सवाल आपसे। मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, क्योंकि इनका जो एक समर्थक मंडल है, वो इनका समर्थक मंडल नहीं है, असल में वो अंध समर्थक मंडल है। और मेरे ख्याल से ये लोग कहीं पर भी भाजपा के किसी सिद्धांत को मानने वाले लोग नहीं हैं। इस देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है नीलू जी, करीब 20-25 करोड़ लोगों का, जिन्होंने 10-15-20 साल तक बहुत मेहनत की है, मेहनत की है अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मेहनत की है, और वो कहीं पर एक पायदान पे पहुंचे हैं। लेकिन उनको लगता है मेरा नाम तो हुआ नहीं। भाजपा आई और बोली कि देखो नाम मेरे साथ है, तो ये लोग सत्ता के लिए नाम के भूखे हैं, अपने परिचय के भूखे हैं, जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस में जो भी व्यक्ति होता है वो उसके साथ अपने आप को टैग करने की कोशिश करता है जिसका नाम हो। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, तो बदनाम भी है तो नाम वाला तो है। तो एक भाजपा का जो अंध समर्थक वर्ग है वो भाजपा के साथ इसीलिए नहीं है कि भाजपा राष्ट्रवादी है, इसीलिए भाजपा के साथ नहीं है कि भाजपा बेटी को बचाती है, भाजपा के साथ वो इसीलिए नहीं है कि भाजपा हर खाते में 15 लाख देने वाली है, वो इसीलिए भाजपा के साथ नहीं है कि भाजपा किसानों का आय दुगना करने वाली है, वो भाजपा के साथ इसीलिए नहीं है कि भाजपा आने के बाद पेट्रोल के दाम कम होंगे, ठीक वो ठीक है। इसीलिए है क्योंकि खुद वो परिचय के संकट में है। और भाजपा कहती है कि देखो मैं तो बहुत बड़ा नामी शेर हूं, चलो मेरे साथ हो जाओ तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। तो अब दिक्कत यह है कि भाजपा बिल्कुल। आज खुद बोल रही है कि मैं उतना नामी रहा नहीं, मैं उतना बड़ा शेर रहा नहीं। ऐसे में उनके समर्थकों को भाजपा को समर्थन करने के लिए दिक्कत आएगी, उनके अंधभक्तों के लिए काफी कठिन समय आना शुरू हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू।